देखो बेटा, जो हमारा पॉइंट है फीचर्स पॉलिसीज एंड फीचर प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर में हमें जो पॉइंट पढ़ना है उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देखो बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में सबसे पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया जीडीपी में according to India. During the period of planning, contribution of agriculture sector GDP has been ranging between 51 to 17.4% for different year. देखो 51% से लेकर 17.4% अलग अलग ईयर तक में वो क्या हुआ, चेंज होता रहा। इट हैज टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम, ये ओवर डिक्लाइन होता रहा ओवर टाइम फ्रॉम एज हाई 51% इन 1950 51 टू 14.4% इन 2018 टू 19, ये ऊपर नीचे होता रहा। ठीक है ना। However, अगर बात की जाए however the decline in percentage contribution of agriculture to GDP does not indicate decline in importance of agriculture in the economy. ये इंडिकेट ये नहीं करता कि हमारी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम हो गया। ये इंडिकेट करता है कि हम सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ वेज गुड। वेज गुड आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो वेज गुड होते हैं ना बेटा, हमारे लिए नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होते हैं। बात की जाए वेज गुड होते कौन कौन से हैं, वेज गुड आर राइस, पल्स, मेज, बाजरा, ऑयल सीड एक्सेट्रा, ये वेज गुड होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड वेज गुड टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। जो एग्रीकल्चर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वेज गुड 121 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में करते हैं। ठीक है बेटा। बात की जाए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अराउंड 50% से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है ना इंडिया में, ये हमारा एंगेज है किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है। कितना, 50%। ध्यान रखना इस बात को। implying that agriculture is a principal source of subsistence for people in India। अगर बात की जाए जो एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स है सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स है। बात की जाए सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की, एग्रीकल्चर क्या करता है, सप्लाई करता है रॉ मटेरियल कौन कौन से इंडस्ट्रीज को, कॉटन इंडस्ट्रीज को, ऑयल इंडस्ट्रीज को, शुगर मिल्स को। क्योंकि एज अ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की बात की जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्राइमरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, क्योंकि एग्रीकल्चर काफी सेगमेंट में क्या करता है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। आगे बात चलते हैं सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर है क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स का, पर्टिकुलरली द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की बात की जाए, ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर मशीन्स आर डिमांडेड एक्सक्लूसिवली बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स होते हैं मशीन्स के, वो डिमांड कौन कर जाते हैं, एक्सक्लूसिव बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा की जाते हैं। Thus, agriculture prosperity leads to industrial prosperity। एग्रीकल्चर जो prosperity होती है वो लीड करती है हमारी एग्रीकल्चर prosperity को लेके कहीं ना कहीं। ठीक है। अगला कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हमारे इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर। 10 इन 2018-19 शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री स्टूड एट 11.76%। बात की जाए इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, 11.76% हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में पूरा फोकस किया जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैश्यू नट, टोबैको, कॉफी, स्पाइसेस। एक्सपोर्ट आर ए सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट जो होता है हमारा सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है बेटा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन चारों चीज का। तो एमसीक्यू पेपर में पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है। तो एक्सपोर्ट एक सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इंडिया नीड फॉर द इंपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल। जो इंडिया को जरूरत पड़ती है इंपोर्ट करे डिफेंस गुड्स को एज वेल एज क्रूड ऑयल को। तो ये जो पॉइंट है ना, तीनों लाइन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर पेपर में आते हैं तो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अगर मैं डोमेस्टिक ट्रेड की कंट्रीब्यूशन की बात करूं, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमेस्टिक ट्रेड में। दिस इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट ऑफ ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज एनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स को लेकर, नीडेड बाय मोर देन बिलियन ऑफ पीपल इन द कंट्री। ये फार्म प्रोडक्ट्स हर लोगों को चाहिए। सप्लाई टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो पूरे इंडिया में छा गया है,
वो किसकी वजह से? रेलवे और रोडवे की वजह से, क्योंकि ये बल्क में सामान लेके जाते हैं शहरों में, वरना शहरों में खाने को कुछ होता ही नहीं। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बेटा। वेल्थ ऑफ नेशन, हमारे जो वेल्थ ऑफ नेशन एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्री वेल्थ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को लिया जाता है। इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लैंड ऑक्यूपाई हाईएस्ट रैंक। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, जो लैंड है वो ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट रैंक इन इंडिया। बिसाइड कैपिटल कैपिटल वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज स्टे इन्वेस्ट इन मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। कहीं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को भी ये लोग कंट्रोल करके रखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन की बात की जाए तो। समझ आ गया बेटा? समझ आया बेटा? कोई डाउट है इन 5 8 9 पॉइंट में बेटा? डाउट है या डाउट नहीं है? ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो भी आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड की बात की जाती है। इट इज एक्सट्रीमली लो इन इंडिया एज कम्पेयर टू एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही ज्यादा लो है अगर हम एडवांस नेशन की बात की जाए तो। कैसे बेटा? ये भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ये देखो बेटा, ये डेटा है हमारा। कंट्री इंडिया, चाइना, वियतनाम, वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी टर्न्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड 3.6 है, 6.8, 5.8, 4.8, सबसे कम हमारी है। वीट की बात की जाए, वीट इंडिया में 3.1 है, बाकी हर जगह हमसे ज्यादा है। मेज की बात की जाए, इंडिया में 2.6, बाकी हमसे हर जगह हमसे ज्यादा है। पर हमारा लैंड क्या है? वर्ल्ड में हाईएस्ट लैंड है हमारा, सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे पास है लैंड की, उसके बाद भी हमारा आउटपुट कम है। ये दर्शाता है बेटा, इन डेटा को बिल्कुल मत भूलना, याद कर लेना बेटा। आगे चलते हैं। हमारा लो प्रोडक्टिविटी एक साइन को शो करता है, बैकवर्डनेस को शो करता है लो प्रोडक्टिविटी। सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर क्या करता है? जनरेट करता है डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सो बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर इंप्लाइज स्लो ग्रोथ ऑफ इंडिया। बैकवर्डनेस क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे इंडिया का स्लो ग्रोथ रेट है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ हिडन एम्प्लॉयमेंट, हिडन एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब समझा तो बेटा, एक एग्रीकल्चर सेगमेंट में मान लो एक एक पिताजी है, उसके 4 बच्चे हैं। एक पिताजी 1 किलो गेहूं उगाता था, चारों मिलके भी, पांचों मिलके भी 1 किलो गेहूं उगाते हैं। तो देखा जाए तो इन चारों की कोई जरूरत नहीं है। तो इन चारों की जब कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर ये क्यों काम कर रहे हैं? इंडिया में पहले ऐसे ही होता था डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, कि इनका कंट्रीब्यूशन नील है, बट एक्सेस में आए ये लोग काम करने आ रहे हैं अपने पापा की हेल्प करने के लिए। जबकि एक अकेला बंदा भी 1 किलो गेहूं उगा सकता है, ये पांचों मिलके भी एक गेहूं उगा रहे हैं। तो दैट इज नोन एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। Disguised employment is a situation of hidden employment. It occurs when the number of person engaged on a piece of land is much higher what is actually needed. So apparently all are employed, but in reality many are unemployed. लगता है कि सारे जॉब कर रहे हैं, बट हकीकत में सारे जॉब करने का कोई फायदा नहीं होता। So when some are withdrawn, total output will not fall. Total output नहीं गिरता। So disguised employment is a distinct characteristics of Indian agriculture. This reflect backwardness and poverty. जो रिफ्लेक्ट करता है बैकवर्डनेस को और पॉवर्टी को। समझ आ गया बेटा? इजी था पॉइंट। आगे हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है टोटली बारिश पे डिपेंड होता है। अच्छी रेनफॉल का मतलब अच्छी क्रॉप, अगर रेनफॉल बेकार होगी तो भैया टोटली बर्बाद हो जाएगा। इस बात को शो करा गया है। रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हमारे इंडिया में पहले क्या होता था? लोग खाना उगाते, जो अनाज उगाते थे वो अपने लिए उगाते थे, वो बेचने के लिए नहीं उगाते थे, कमर्शियल नहीं करते थे। तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन फार्मिंग इज डन नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, इट इज ओनली फॉर द लाइवलीहुड। वो लाइवलीहुड के लिए होता है, तो उस फार्मिंग को बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इट इंप्लाइज दैट इन इंडिया इज नॉट मच ऑफ कमर्शियल इन नेचर। इंडिया में पहले कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती थी, वो जितना भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बचता था वो भी रख लेते वो, जिसकी वजह से क्या होता था, ये हमारी इंडिया डूब जाती थी पहले। पर जैसे अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया एग्रीकल्चर को भी कमर्शियल करो, तो हमारा बहुत बेनिफिट मिला। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, हमारे पास मॉडर्न इनपुट नहीं थे, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं थे, इंसेक्टिसाइड नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था। अच्छे अच्छे हमारे पास नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर में इनपुट को प्रोवाइड कराने के।
इट इज बिकॉज द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इंडिया एक्सट्रीमली पुअर। काफी ज्यादा लोग गरीब थे हमारे इंडिया में। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस। जो मॉडर्न इनपुट शो करता है लो प्रोडक्टिविटी को एंड लो बैकवर्डनेस को शो करता है ये। आगे चलते हैं स्मॉल होल्डिंग्स। देखो स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, मान लो बेटा ये लैंड है, इस लैंड में हमने 8 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस आठों हिस्सों में 8 अलग अलग लोग अलग अलग चीज उगा रहे हैं, बट कॉस्टिंग देखी जाए इन आठों की डबल पड़ेगी नहीं, 8 गुना पड़ेगी। अगर ये आठों एक ही चीज उगाए और 8 बंदे मिलकर काम करें तो इनके पैसे कितने बचेंगे। बट नहीं, ये आठों एक ही जमीन के ऊपर अलग अलग चीज उगा रहे हैं, तो मुझे बताओ कितने पैसे एक्स्ट्रा लग रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं स्मॉल होल्डिंग्स। कि स्मॉल होल्डिंग्स और स्मॉल साइज ऑफ लैंड, फार्मर लैंड अंडर कल्टीवेशन is a characteristics or feature of Indian agriculture. Small holdings are a hindrance in the process of two pace कि मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग बिकम डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मशीन्स का यूज करना। मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूअस फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस rather देन एंटरप्राइज और फॉर प्रॉफिट। ये जो जमीन है, अगर इसमें 8 लोग काम करेंगे तो सिर्फ ये अनाज अपने लिए उगा पाएंगे, ये मार्केट में बेच नहीं सकते। अगर ये लोग मिलकर उगाते तो कुछ पैसे भी बेचते और मार्केट में बेच भी सकते थे ये लोग। अगला, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। बेटा चैप्टर नंबर 1 में मैंने समझाया था, तो ट्रायंगल वाला डायग्राम ये वही वाला है, ये लड़ाइयां इनकी चलती रहती थी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी। हमारे पास पुराने टाइप की टेक्नोलॉजी जैसे आप देख पा रहे डायग्राम में, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से हम लोग इतना क्रॉप्स को उगा नहीं पाते थे। लोगों के पास ट्रैक्टर वैक्टर खरीदने के उस टाइम पे पैसे नहीं थे। समझ आ गया बेटा? अगला, लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हेवीली डिपेंड ऑन रेनफॉल। ये लोग टोटली प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ, टोटली रेनफॉल पे डिपेंड थे। परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और डेफिशिएंट था। डिपेंडेंस ऑन रेन वाटर मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। ये लोग पानी पे इतना ज्यादा डिपेंड हो चुके थे, भगवान के बारे पानी पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके थे, क्योंकि इनको भगवान से भरोसा था कि ऊपर से पानी आएगा। तो गुड रेनफॉल ब्रिंग गुड हार्वेस्ट, वाइल्ड सूखा पड़ जाता, ड्राउट पड़ जाता, ड्राउट को सूखा ही बोलते हैं, कॉज लॉस ऑफ आउटपुट। तो स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर आउटपुट, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन आर डेवलप्ड अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। एक स्टेबिलिटी नहीं थी हमारे एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से हमें काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, किसी के पास पैसा नहीं होता था। अगर हम किसी से नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये नॉन का मतलब क्या होता है, जहां पर ये होता है सूदखोर, ब्याजखोर बोलते हैं बेटा इन्हें। जो अननेसेसरी ब्याज लेते हैं लोगों से, उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो बैंक होता है वो लिमिटेड, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। पर ये क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। यहाँ पर क्या होता है, हम अननेसेसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, महीने का 10% 20% ऐसे चार्ज होता है। बट अगर हम बैंक से लेंगे वो साल का 10% लेता है कहीं ना कहीं। तो इंक्लूडिंग महाजन्स, मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिसकी वजह से क्या होता था कि फार्मर्स क्या करता था, ब्याज ही भरता रह जाता था, और वो कभी हाई कॉस्ट ऑफ बोरोविंग के चक्कर में कभी बाहर ही नहीं निकल पाता था, एंड में उसको अपनी जमीन को बेचना पड़ता था बेटा। अगला, कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब क्या है? कन्वेंशनल आउटलुक लुक टुवर्ड्स फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की। डिस्पाइट इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजी एंड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इंडियन फार्मर कॉन्टिन्यूसली टू रिलाई ऑन कन्वेंशनल विजडम। ये कन्वेंशनल विजडम पे फोकस करते थे। ही कॉन्टिन्यूस टू कंसिडर फार्मिंग मोर एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड लेस एज अ बिजनेस वेंचर। ये एक कंसिडरिंग करता था फार्मिंग को मींस ऑफ सब्सिस्टेंस में, एज अ बिजनेस वेंचर में। ये लोग क्या करते थे, अपने लिए उगाते थे, ना कि बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग फोकस करते थे कि फूड को सिक्योरिटी करने में, ना कि प्रॉफिट कमाने में। आगे चलते हैं स्मॉल स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। स्कैटर्ड होल्डिंग, मैंने वही बताया कि एक फार्मर की जमीन यहाँ होती है, एक दूसरे कोने में होती है, एक यहाँ होती है। अगर ये जमीन तीनों इकट्ठे होती तो उसके पास कितनी जमीन होती, ना कि उसको अलग अलग जाके खेती करना पड़ता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास स्कैटर्ड लैंड है, एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ, इकट्ठे कोई जमीन नहीं मिलती, छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती है बेटा। अगला है एक्सप्लॉइटिव एग्रीगेन एग्रीलेशन। एक्सप्लॉइटिव एग्रीगेन रिलेशन का मतलब क्या है? एग्रीगेन रिलेशन रेफर टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स। मतलब कि ओनर और टेनेंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड होते हैं। लैंडलॉर्ड हकीकत में लैंडलॉर्ड नहीं होते, जैसे मैंने समझाया था ब्रिटिशर्स क्या है, असली लैंडलॉर्ड है। पर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कौन था? जमींदार। हकीकत में जमींदार किससे पैसे लेते थे? फार्मर से पैसे लेते थे।
बट ये जमींदार देते किसको थे? ब्रिटिशर्स को देते थे। तो इनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बोला जाता था कि कहीं ना कहीं ये दिखते, ये थे नहीं लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कोई और था बट इनको दिखाया जाता था। ठीक है, तो इनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते थे लैंड के, जिसको बोलते थे एक्सप्लॉइटिव एग्रीगेट रिलेशन। समझ आ गया बेटा? हमारे पास ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं था, अच्छा मार्केटिंग सिस्टम नहीं था, जिससे हम अपने हमने आप अपने जो प्रोडक्ट को बेच सके, जो हमसे जिसने जो मांगा हमने उतना दे दिया, और वही हमारे लिए सही था, क्योंकि हम लोग मिडल मैन की वजह से हमने उधार इतना ज्यादा चुकाया होता था, हमें परेशान किया जाता था ब्याजों के चक्कर में, जिससे हम हमें हमें हमसे जिसने जो मांगा, जितना परसेंट मांगा, हमने उनको उतना दे दिया। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट? देख बेटा, सबसे जो पहला पॉइंट है, आज हम सिर्फ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज का ये लास्ट पॉइंट करेंगे, उसके बाद तुम रीड आउट करोगे अपने सारे उसको। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। न्यू टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमारी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज क्या थी? सबसे पहली हमारी थी यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। सन 1965 से हम लोग क्या करते थे? रिप्लेस करा हमने कन्वेंशनल वैरायटीज को HYV सीड से। HYV सीड्स कौन सी होती है? स्पेशली रिलेटेड टू वीट, बाजरा, मेज, ज्वार, बाजरा एंड कॉटन। हैव लेड टू अ सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पे एक ब्रेक थ्रू मिला था हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू, कहीं ना कहीं जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन था, सेटअप किया गया कि HYV को प्रमोट करेंगे। 2016-17 में हमने 6,20,743 क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स को फार्मर्स को दिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के कंट्री में। हमने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज भी बढ़ा दिया, क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के चक्कर में केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज हुआ। आज हम 265.9 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, 2017-18 की बात की जाए तो। यूज ऑफ पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। हमने पेस्टिसाइड किया कि हमारे इसमें कीड़े वीड़े न लग जाए, तो हमने क्या करा? पेस्टिसाइड्स को यूज करा डिजीज से बचाने के लिए। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर हैज बीन सेटअप इन दिस रिस्पेक्ट। 14 MCQ में आ सकता है, कितने प्लांट है हमारे पास? 14। तो फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वाज अडॉप्टेड विद द अडॉप्शन ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। हमने प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी मैनेजमेंट टीम हायर कर रखी थी बेटा। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। Stress has been laid on scientific cultivation as against conventional farming. Scientific method of farming relate to selection of crop and their quality. Selection करना crop की उसकी quality को लेकर, preparation of soil, rotation of crop, selection of seeds, use of fertilizer besides other। ये पांचों चीजें हम लोग करते थे साइंटिफिक फार्म के लिए, क्योंकि एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें IRDP को लॉन्च किया गया था टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए। As many 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंगेज किए गए थे प्रमोटिंग रिसर्च ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन, कि साइंटिफिक कल्टीवेशन को प्रमोट कर सके। मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। सेवरल मेजर्स हैज बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। हमने सेवरल मेजर्स करे कि मैकेनाइज्ड मींस को अपनाने के चक्कर में, बट उसमें क्या हुआ था? कुछ फार्मर्स जो स्मॉल थे, हमें उनको प्रोवाइड करानी थी क्रेडिट फैसिलिटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एजेंसी के थ्रू, RRB के थ्रू, कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू, कि उनको पैसा मिल सके और वो जिंदगी में अपनी आगे तरक्की कर सके। समझ आ गया बेटा? समझ आया बेटा? हमने आगे क्या करा? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में फोकस किया। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म? हमने बीच में से दलालों को हटा दिया, जिसका नाम था अबॉलिश ऑफ इंटरमीडियरीज। हमने ब्रिटिशर्स को भी हटा दिया, हमने जमींदार को भी हटा दिया, हमने सबको भगा दिया, क्योंकि इंटरमीडिएट बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल, पॉपुलरली नोन एज जमींदार, आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, उनको अबॉलिश कर दिया गया। अब ओनरशिप हमने किसको दे दी? फार्मर्स को दे दी, और जो भी उनको एक्सप्लॉइट करता हम उनको दंड देते। रेगुलेशन ऑफ रेंट टू पुट एन एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टीवेटर, रेंट हैज बीन फिक्स्ड। उनको अननेसेसरी पैसा लिया जाता था फार्मर से, अब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उनको उनकी 1/3 वैल्यू मिलती है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, रिड्यूस करा फ्रेगमेंटेशन स्टेप्स, हमने कंसोलिडेट करा होल्डिंग्स को, क्योंकि हमने देखा फार्मर के पास जो जमीन होती थी वो एक यहाँ होती थी,
अब हमने उनको इकट्ठे ज़मीनें सारी अलॉट कर दी कि जिससे वो फार्मिंग को भी ईज़ी तरीके से कर पाएँ। तो कहीं न कहीं हमने 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हम लोग एक जगह ला पाए। हमारी सक्सेसफुल रहा। सीलिंग ऑन होल्ड लैंड होल्डिंग्स विद अ व्यू टू प्रमोट इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हमने प्रमोट किया इक्वालिटी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइड। सीलिंग करा ऑन द होल्डिंग साइड। Ceiling on the whole of maximum size of cultivation land holding that an individual or a family can own. कोई इंडिविजुअल और फैमिली ओन कर सकती है। सरप्लस ऑफ लैंड अबव एंड ओवर द सीलिंग लिमिट हैज बीन रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिज्यूम करा एंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल होल्डर्स एंड लैंडलेस लेबर। रिडिस्ट्रीब्यूट करा स्मॉल होल्डर्स एंड लैंडलेस लेबर को भी हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। आगे चलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेज करा कि हमें कहीं और से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े, हम सब मिलजुल कर काम करें। 5 फार्मर मिलके एक ढंग से एग्रीकल्चर बनाए और सारे मिलजुल के कोऑपरेटिव फार्मिंग को करें। समझ आ गया बेटा? समझ आया बेटा? समझ आया बेटा? बस हमें इतना ही करना था बेटा। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ये सब कुछ नहीं आ रहा बेटा। ठीक है? उसी बुक में है बेटा, सब कुछ उसी बुक में।